इस मूवी के स्टार्ट में 1991 में हमें दिखाया जाता है कि बकी बार्न्स हाइड्रा के बेस में है, जहां पर उसके ब्रेन को वॉश किया जा रहा है। विंटर सोल्जर और बकी बार्न्स एक ही हैं, यानी कि विंटर सोल्जर का नाम ही बकी बार्न्स है। दरअसल उसको एक काम के लिए तैयार किया जा रहा था। उसका ब्रेन वॉश करने के बाद उसको एक मिशन पर भेजा जाता है, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि बकी बार्न्स एक गाड़ी का पीछा करता है और उसका एक्सीडेंट करवा देता है और उस गाड़ी की डिग्गी से वो एक सीरम लेकर वहां से निकल जाता है। ये एक सुपर सीरम सोल्जर है। जिस गाड़ी का उसने एक्सीडेंट किया था, ये गाड़ी दरअसल आयरन मैन के पेरेंट्स की थी, यानी कि टोनी स्टार्क के पेरेंट्स की। और इस एक्सीडेंट में अब आयरन मैन के पेरेंट्स मर जाते हैं। इसके बाद इस मूवी की कहानी शिफ्ट होती है प्रेजेंट में, जहां पर हमें कैप्टन अमेरिका और उसके कुछ साथी दिखाए जाते हैं। ये सब के सब नाइजीरिया के लैब में हैं। वहाँ पर एक सोल्जर को जिसका ब्रेन बिल्कुल बकी बार्न्स की तरह वॉश किया गया है, उसको एक बायोलॉजिकल वेपन चुराने से रोक रहे होते हैं। कैप्टन अमेरिका के साथ उसकी पूरी टीम भी थी। अब उसकी पूरी टीम उन लोगों को एक एक कर मार देते हैं। अब वो एक सिर्फ सुपर सोल्जर बचता है और उसके सामने कैप्टन अमेरिका था। अब कैप्टन अमेरिका और सुपर सोल्जर के दरमियान में फाइट होती है। वहाँ पर उस फाइट के दौरान सुपर सोल्जर एक बॉम्ब को एक्टिव कर देता है जो उसकी बॉडी में था और तभी वहाँ पर ब्लास्ट होता है। इससे पहले कैप्टन अमेरिका को वहाँ पर कोई चोट पहुँचती, वहाँ पर वांडा अपनी पावर से उस सुपर सोल्जर को एक बिल्डिंग में फेंक देती है। वहाँ पर उस ब्लास्ट की वजह से बहुत सारे मासूम लोगों की जान चली जाती है। हालांकि वांडा ने वहाँ पर जानबूझकर नहीं किया था, लेकिन अब उसको इस बात का बहुत ज्यादा दुख था। कैप्टन अमेरिका उसके पास जाते हैं। वो कहते हैं कि ये हम दोनों की गलती है और हमारे काम में ऐसा होता रहता है और अगर हम इस बारे में ज्यादा सोचेंगे तो कभी भी अपना काम नहीं कर पाएंगे। अब हमें दिखाया जाता है इवेंजर्स की एक मीटिंग होती है। यहाँ पर मीटिंग के हेड इवेंजर्स को बताते हैं कि इवेंजर्स ने आज तक जितने भी मिशन किए हैं, उन्होंने हालांकि दुश्मन को मात दी है, लेकिन इस काम में उन्होंने कई मासूम लोगों की जान भी ली है और तुम सब इवेंजर्स मेरी नजर में एक खतरा हो। तुम बगैर परमिशन के किसी न किसी कंट्री में चले जाते हो और वहाँ पर जाकर तोड़फोड़ करते हो, जिससे कई मासूम लोगों की जान चली जाती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, मेरे पास इस बात का एक हल है। वो वहाँ पर सबको एक एग्रीमेंट देता है जिसका नाम है सोकोविया एकॉर्ड्स और इसमें इस बात को लिखा हुआ था कि इवेंजर्स अपनी मर्जी से कहीं भी किसी भी कंट्री में नहीं जा सकते और वो अब एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहेगी, बल्कि वो लोग अब एक यूएन के अंडर काम करेंगे। जैसे ही यूएन उनको ऑर्डर देगी तभी वो काम करेंगे। और यहाँ पर हम आयरन मैन यानी कि टोनी स्टार्क को भी देखते हैं, जो इस बात पर एग्री होता है क्योंकि वो इस बात को जानता था कि उनकी फाइट के दौरान बहुत ज्यादा मासूम लोगों की जाने जाती हैं। यहाँ पर टोनी स्टार्क अपने पहले मिशन को याद कर रहा था कि जिस मिशन की वजह से बहुत ज्यादा बर्बादी हुई थी, तो यहाँ पर वो सबका जिम्मेदार अपने आप को कह रहा था, इसलिए वो सोकोविया एकॉर्ड्स के एग्रीमेंट पर तैयार था। लेकिन यहाँ पर कैप्टन अमेरिका इस एग्रीमेंट पर साइन नहीं करना चाहते थे क्योंकि उसको गवर्नमेंट पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। वो अपने आप पर ज्यादा बिलीव करता था। इस वजह से कैप्टन अमेरिका अब सोकोविया एकॉर्ड्स पर साइन करने से इनकार कर देता है और इस तरह से हम देखते हैं कि इवेंजर्स दो टीम में बढ़ जाते हैं। एक टीम थी टोनी स्टार की जो सोकोविया एकॉर्ड्स पर साइन करना चाहते हैं, यूएन के अंडर काम करना चाहते हैं, और दूसरी टीम थी कैप्टन अमेरिका की जो किसी के भी अंडर काम नहीं करना चाहती थी। वो अपने फैसले और अपनी लड़ाई को खुद तय करना चाहते थे। इसके बाद हमें जीमो नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो सोकोविया में पहले कर्नल था, जहाँ पर एवेंजर्स और अल्ट्रॉन्स की लड़ाई में कई मासूम लोगों की जान गई थी। पर अब वो एक टेररिस्ट बन चुका था और वो किसी भी कीमत पर एवेंजर से बदला लेना चाहता था। अब वो हाइड्रा के एक हैंडलर के पास जाता है। वहाँ पर जाकर वो हाइड्रा की वो खुफिया नोटबुक को हासिल कर लेता है जिसमें हाइड्रा के सुपर सोल्जर्स के बहुत सारे सीक्रेट्स थे। उस बुक में ऐसे वर्ड्स को लिखा गया था जिनको बोलने के बाद हाइड्रा के सुपर सोल्जर से कोई भी काम करवाया जा सकता था। इसके बाद हमें वकांडा के किंग को दिखाया जाता है जो टोनी स्टार्क से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि उन्होंने एग्रीमेंट पर साइन कर दिया। तभी वहाँ पर एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है जिसमें वकांडा के किंग की डेथ हो जाती है। किंग तचाला उनकी डेथ से पूरी तरह टूट जाता है, यानी कि ब्लैक पैंथर जिसको हम जानते हैं। जब वो लोग सीसीटीवी फुटेज को चेक करते हैं तो उसमें दिखाया जाता है कि जिस आदमी ने बॉम्ब ब्लास्ट किया था उसकी शक्ल बिल्कुल बकी बार्न्स से मिलती है। इसीलिए अब ब्लैक पैंथर किसी भी तरह बकी बार्न्स को खत्म करना चाहता था। अब कैप्टन अमेरिका को ये बात पता चल जाती है कि पूरी मिलिट्री फोर्स और ब्लैक पैंथर बकी बार्न्स के पीछे पड़ी हुई है उसको खत्म करने के लिए। पर कैप्टन अमेरिका को इस बात पर यकीन था कि
उसका दोस्त बकी बार्न्स बिल्कुल बदल चुका है, क्योंकि जब कैप्टन अमेरिका पानी में डूब रहा था तब बकी बार्न्स ने ही उसको बचाया था। अब कैप्टन अमेरिका बकी बार्न्स के पास पहुंच जाता है। जैसे ही वो बकी बार्न्स के पास पहुंचता है तो वहां पर मिलिट्री उन दोनों पर अटैक कर देती है। यहाँ पर ब्लैक पैंथर भी आ जाता है जो बकी बार्न्स को मारने के लिए उसका पीछा कर रहा था। यहाँ पर कैप्टन अमेरिका और उसका साथी दोनों मिलकर बकी बार्न्स को बचाना चाहते हैं, पर किसी तरह ब्लैक पैंथर बकी बार्न्स को पकड़ लेता है। इससे पहले वो बकी बार्न्स को वहाँ पर मारता, तभी वहाँ पर आयरन मैन का दोस्त जो मिलिट्री में सोल्जर है वो आ जाता है। उसके पास आयरन मैन का दिया हुआ सूट है जिसका नाम वॉर मशीन है। वहाँ पर वो अपनी टीम के साथ आ जाते हैं और सबको अरेस्ट कर लेते हैं। सबको एक खास जगह पर ले जाया जाता है और बकी बार्न्स को एक खास जगह पर रखा जाता है। इसके बाद वहाँ पर बकी बार्न्स के पास एक साइकियाट्रिस्ट आता है। ये साइकियाट्रिस्ट कोई और नहीं बल्कि ज़ीमो है, जिसने हाइड्रा की वो सीक्रेट बुक को हासिल कर लिया था, जिस नोटबुक में वो कोड वर्ड्स हैं। उन वर्ड्स को बोलने के बाद हाइड्रा के सुपर सोल्जर को अपने काबू में लिया जा सकता है। और जब ज़ीमो वहाँ पर उन वर्ड्स को बोलता है तो बकी बार्न्स का दिमाग पूरी तरह से घूम जाता है। अब वो पूरी तरह से ज़ीमो के कंट्रोल में था। तभी यहाँ पर कैप्टन अमेरिका और उसका साथी भी आ जाता है। ये यहाँ पर बकी बार्न्स के सामने टिक नहीं पाते क्योंकि इनके वेपन्स को ले लिया गया था। यहीं पर आयरन मैन भी था, लेकिन उसके पास उसका सूट नहीं था। वो यूएन की बिना परमिशन के अपना सूट नहीं पहन सकता था क्योंकि आयरन मैन ने एग्रीमेंट को साइन किया था। लेकिन फिर भी उसके पास आयरन मैन का हैंड होता है जिससे वो बकी बार्न्स पर अटैक करता है, पर अपने सिर्फ हैंड से वो बकी बार्न्स को नहीं हरा सकता था। इसके बाद बकी बार्न्स टेरेस पर जाता है। वो एक हेलीकॉप्टर को लेकर वहाँ से जा रहा था। तभी वहाँ पर कैप्टन अमेरिका आ जाता है। वो इसके हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है और ये दोनों पानी में गिर जाते हैं। अब बकी बार्न्स यहाँ पर बेहोश हो जाता है। कैप्टन अमेरिका उसको उठाकर अपने साथ ले जाता है और जब बकी बार्न्स को होश आता है तो वो पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। तो वो यहाँ पर कैप्टन अमेरिका को बताता है कि हाइड्रा का प्रोग्राम आज भी मेरे दिमाग में है। उस आदमी ने मेरे सामने उन वर्ड्स को पढ़ा जिसे सुनने के बाद मेरी विंटर सोल्जर वाली पर्सनालिटी एक्टिव हो गई। वो साइबेरिया के बारे में जानना चाहता था। साइबेरिया हाइड्रा का एक बहुत ही खुफिया कैंप था और यहीं से इस मूवी की स्टोरी 1991 में जाती है। हम यहाँ पर फ्लैशबैक को देखते हैं जब बकी बार्न्स पूरी तरह से हाइड्रा के कंट्रोल में था। उस वक्त उसने टोनी स्टार यानी कि आयरन मैन के पेरेंट्स की गाड़ी पर अटैक किया था और उस एक्सीडेंट में आयरन मैन के पेरेंट्स मर चुके थे। बकी बार्न्स ने उस गाड़ी से उस सुपर सोल्जर सीरम को भी चुरा लिया था। इस सीरम से हाइड्रा बहुत ज्यादा सुपर सोल्जर्स को बनाती है जो बकी बार्न्स से भी बहुत ज्यादा पावरफुल है और ये लोग आज भी साइबेरिया के एक खुफिया कैंप में हैं और इनका भी मेरी तरह से पूरा ब्रेन वॉश है और ज़ीमो इन लोगों का इस्तेमाल करना चाहता है। और अब ज़ीमो उस खुफिया कैंप की तरफ निकल चुका है। अब उसको रोकने के लिए कैप्टन अमेरिका एवेंजर्स की एक टीम बनाता है। वहीं पर दूसरी तरफ हम उनके मीटिंग के हेड को देखते हैं जो टोनी स्टार को कह रहा था कि बकी बार्न्स की वजह से बहुत ज्यादा मासूम लोग मारे गए हैं और हमें जल्दी बकी बार्न्स चाहिए। अब टोनी स्टार को देखते हैं जो स्पाइडरमैन के घर जाता है। वो स्पाइडरमैन को अपनी टीम में शामिल होने का कहता है और वहीं पर वो स्पाइडरमैन को एक नया सूट भी ऑफर करता है। और अब टोनी स्टार यानी कि आयरन मैन की टीम में स्पाइडरमैन, ब्लैक पैंथर और बहुत सारे इवेंजर्स हैं और अब इस तरह से इवेंजर्स की टीम अलग अलग हिस्सों में बढ़ चुकी है। अब ये दोनों टीम्स एक दूसरे के आमने सामने होती हैं। इन दोनों टीम्स के दरमियान जबरदस्त फाइट होती है। उस फाइट के दौरान जैसे ही कैप्टन अमेरिका को चांस मिलता है वो बकी बार्न्स को लेकर एक हेलीकॉप्टर में हाइड्रा के बेस के लिए निकल जाता है ताकि वो वहां जाकर ज़ीमो को रोक सके। कैप्टन अमेरिका और बकी बार्न्स को पकड़ने के लिए आयरन मैन और जेम्स स्टोन उनके प्लेन की तरफ उड़ते हैं और उनके पीछे फैल्कन भी होता है। जेम्स स्टोन फैल्कन से कहता है कि उसको नीचे गिरा दो और जब जेम्स स्टोन विजन से अपनी रेस छोड़ता है तो फैल्कन वहाँ से हट जाता है और उन्हीं रेस की वजह से जेम्स स्टोन नीचे गिर जाता है, मगर वो उसको बचाने के लिए उसके पास पहुंचते वो जमीन पर गिर जाता है और जेम्स स्टोन पूरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। आयरन मैन यहाँ पर ब्लैक विडो को बताता है कि जेम्स स्टोन की रीढ़ की हड्डी में बहुत बुरी चोट आई है। आयरन मैन को यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन भी मिलती है कि बकी बार्न्स से जो साइकियाट्रिस्ट मिलने आया था वो रियल नहीं था। उस आदमी का नाम ज़ीमो था। ज़ीमो ने असली साइकियाट्रिस्ट को मार दिया था और साइकियाट्रिस्ट की डेड बॉडी के पास उनको एक मास्क भी मिला था। ये मास्क किसी और का नहीं बल्कि बकी बार्न्स का था। आयरन मैन यहाँ पर समझ जाता है कि बकी बार्न्स को फंसाया गया था। वकांडा के किंग जो ब्लैक पैंथर के फादर थे उनको बकी बार्न्स ने नहीं बल्कि ज़ीमो ने मारा था।
अब यहाँ पर टोनी स्टार आयरन मैन को अपनी गलती का एहसास होता है। वो वहाँ पर कैप्टन अमेरिका के साथियों के पास जाता है जहाँ पर उनको कैद कर रखा हुआ था। वो फैल्कन के पास जाता है और उसे ज़ीमो की सच्चाई के बारे में बताता है और साथ ही वो कहता है कि मुझे मेरी गलती का एहसास है, तुम मुझे बताओ कि कैप्टन अमेरिका कहाँ गया है। लेकिन यहाँ पर फैल्कन आयरन मैन को कहता है कि तुम्हें अकेले ही जाना होगा। वो ये नहीं चाहता था कि मिलिट्री की आर्मी भी उसके साथ जाए। इसके बाद टोनी स्टार हेलीकॉप्टर में बैठकर यहाँ से चला जाता है और जब वो हेलीकॉप्टर में बैठा होता है तो वो अपना आयरन मैन सूट पहन लेता है और वो साइबेरिया के लिए निकल जाता है। वहीं पर हम ज़ीमो को देखते हैं जो साइबेरिया के उसी कैंप तक पहुँच गया था जहाँ पर बकी बांस की तरह 5 और सुपर सोल्जर्स हैं। ये सब के सब स्लीपिंग चैम्बर के अंदर होते हैं। अब यहाँ पर आयरन मैन भी पहुँच जाता है जो बकी बांस और कैप्टन अमेरिका से मिलता है। आयरन मैन यहाँ पर आकर कैप्टन अमेरिका से कहता है कि मैं तुम्हारा साथ देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। अब ये लोग उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर 5 स्लीपिंग चैम्बर्स हैं। यहाँ पर वो लोग देखते हैं कि उन 5 सुपर सोल्जर्स को किसी ने नींद में ही फायर कर मार दिया था। तभी इन्हें यहाँ पर ज़ीमो की आवाज आती है जो एक बहुत ही मजबूत दरवाजे के पीछे था। ज़ीमो यहाँ पर इनको बताता है कि इन 5 को मैंने ही मारा है। मेरा मकसद इन 5 को मारना नहीं था, बल्कि मेरा मकसद तो ये था कि तुम सब लोग यहाँ पर आओ। तो कैप्टन अमेरिका ज़ीमो से कहता है कि तुमने वकांडा के किंग को सिर्फ इसलिए मारा ताकि हम लोग यहाँ पर आ सकें। अब जैसे ही कैप्टन अमेरिका ये सब कुछ बोलता है तो वहाँ पर ब्लैक पैंथर भी मौजूद था जो ये सब कुछ सुन लेता है। तो वो ये बात सुन लेता है कि उसके फादर को बकी बांस ने नहीं बल्कि ज़ीमो ने मारा है। अब इससे पहले ये ज़ीमो पर अटैक करता ज़ीमो यहाँ पर एक रिकॉर्डेड कैसेट चलाता है जो रिकॉर्डेड कैसेट 1991 की थी। उस वीडियो रिकॉर्डेड में आयरन मैन देखता है कि बकी बांस ही था जिसने उसके पेरेंट्स को मारा था। वो वीडियो देखने के बाद आयरन मैन बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वो कैप्टन अमेरिका से वहाँ पर पूछता है कि क्या तुम्हें इन सब चीजों के बारे में पता था। तो जैसे ही कैप्टन अमेरिका हाँ बोलता है टोनी स्टार आयरन मैन उस पर अटैक कर देता है। साथ ही में वो यहाँ पर बकी बांस को भी मारना चाहता था। इन तीनों के दरमियान एक बहुत ही खतरनाक फाइट होती है जिसमें आयरन मैन बकी बांस को मारना चाहता था, लेकिन कैप्टन अमेरिका बकी बांस को बचाना चाहता था। इसलिए नहीं कि वो उसका दोस्त था, बल्कि वो ये जानता था कि जिस वक्त बकी बांस ने ये सब कुछ किया था वो अपने कंट्रोल में नहीं था। वो उस वक्त पूरी तरह से हाइड्रा के कंट्रोल में था। अब यहाँ पर इन तीनों के दरमियान एक बहुत ही खतरनाक फाइट होती है। बकी बांस यहाँ पर आयरन मैन के सूट के आर्म रिएक्टर को पकड़ लेता है। तभी आयरन मैन की बॉडी से रेस निकलती हैं और वो रेस बकी बांस की बाजू को अलग कर देती हैं जिसमें उसकी सारी पावर्स थी। इसके बाद वो कैप्टन अमेरिका को मारने वाला था, पर जैसे ही वो कैप्टन अमेरिका पर अटैक करने वाला था बकी बांस उसका पाँव पकड़ लेता है जिससे कैप्टन अमेरिका को मौका मिल जाता है और वो टोनी स्टार यानी कि आयरन मैन को जमीन पर देकर मारता है और वो अपनी शील्ड से आयरन मैन के मास्क पर अटैक कर रहा था जिससे उसका मास्क तो टूट जाता है। अब वहाँ पर वो उसके चेहरे पर नहीं बल्कि उसके सूट के आर्म रिएक्टर पर अटैक करता है जिससे आयरन मैन का सूट पूरी तरह से डेड हो जाता है। कैप्टन अमेरिका अगर चाहता तो आयरन मैन यानी कि टोनी स्टार को मार भी सकता था, लेकिन वो ये जानता था कि टोनी स्टार का गुस्सा बिल्कुल जायज था। इसके बाद वो अपने दोस्त को यहाँ से लेकर जा रहा था। कैप्टन अमेरिका जब यहाँ से जा रहा था तो टोनी स्टार उसको कहता है कि ये शील्ड मेरे फादर ने तुम्हें दी थी और तुम इसके काबिल नहीं हो। तभी कैप्टन अमेरिका उस शील्ड को वहाँ पर फेंक देता है। वहीं पर दूसरी तरफ ज़ीमो को दिखाया जाता है जिसके पास ब्लैक पैंथर पहुँच चुका है। वो वहाँ पर ब्लैक पैंथर को बताता है कि मेरा बेटा एवेंजर्स का बहुत बड़ा फैन था, पर एवेंजर्स ने जब सोकोविया पर अटैक किया तो उसमें मेरा बेटा, मेरी वाइफ सबके सब मारे गए। इसलिए मैं एवेंजर्स से बदला लेना चाहता था। मैं उनको आपस में लड़वाना चाहता था और वो काम मैंने पूरा कर दिया। तुम्हारे फादर एक अच्छे इंसान थे, इस बात का मुझे अफसोस है। और अब ज़ीमो यहाँ पर अपने आप को शूट करना चाहता था मगर ब्लैक पैंथर उसको रोक लेता है और अथॉरिटीज के हवाले कर देता है। वहीं पर हमें टोनी स्टार को दिखाया जाता है उसके दोस्त के फाइट के दौरान पाँव बिल्कुल खराब हो चुके थे। उसके लिए एक्सओएस स्केलेटन पाँव बनवाता है जिसे पहनकर वो एक बार फिर से चल सकता है। मूवी के लास्ट में हमें वकांडा कंट्री दिखाया जाता है जहाँ पर बकी बांस को एक स्लीप पिल्स में डाल दिया जाता है ताकि वो अपने ब्रेन को पूरी तरह से रिकवर कर सके और कभी भी कोई भी उसको अपने कंट्रोल में ना ले सके। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें स्पाइडरमैन दिखाया जाता है जिसको आयरन मैन की तरफ से एक गिफ्ट मिलता है जो कि एक वेब शूटर है। और इसी के साथ कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर यहीं पर एंड हो जाती है।